Hello everyone. This is a continuation of the second chapter of Bipin Chandra's History of Modern India. The second chapter is Indian States and Society in the 18th Century. तो पिछले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि कौन कौन से स्टेट्स बने थे मुगल्स के डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन के बाद, और कैसे कैसे उनमें क्या क्या वीकनेसेस थी जिनको यूज़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इंडिया पे राज करना शुरू किया। नेक्स्ट स्टेट इन लाइन इज जाट्स। ठीक है, तो जाट्स जो थे वो बेसिकली एक कास्ट थी एग्रीकल्चरलिस्ट की। जो भी फार्मर्स थे उनको एक कास्ट में क्लब कर दिया गया था और उस कास्ट को जाट्स बोला गया। अब ये कहाँ पे रहते थे? ये रहते थे इन दी एरियाज़ अराउंड दिल्ली, आगरा एंड मथुरा। तो जो मथुरा के पास के एरिया में जो जाट पीजेंट्स रहते थे उनका माथा घूमा और उन्होंने इतना ऑपरेशन हो रहा था क्योंकि उनका मुग़ल ज़मींदार्स और मुग़ल रेवेन्यू फार्मर्स की वजह से कि उन्होंने जाट पीजेंट्स इन मथुरा लेड बाय जाट ज़मींदार्स उन्होंने रिवोल्ट किया। तो औरंगज़ेब ने रिवोल्ट तो क्रश कर दिया बट उसने उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी। इसके वजह से डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो कंटिन्यू हुए मथुरा में, फिर भी क्रश होने के बाद भी। औरंगज़ेब की डेथ के बाद ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं ये दिल्ली तक पहुंच गए और इतना जो क्योस चल रहा था डिस्टर्बेंस का, उसमें अभी प्रेजेंटली राजस्थान में है ये जगह, जाट्स ने एक नया स्टेट फॉर्म किया विच वॉज कॉल्ड भरतपुर। ठीक है, और भरतपुर को फॉर्म करने वाले दो लोग थे, एक थे छूरामन और एक थे बदन सिंह। इसके बाद भरतपुर जो है वो छूरामन और बदन सिंह ने तो फॉर्म किया था भरतपुर। लेटर इन लाइन एक रूलर आए सूरजमल। ठीक है, जो सूरजमल आए, राजा सूरजमल, उन्होंने राज किया 1756 से लेके 1763 तक और ये एक बहुत ही एबल रूलर थे भरतपुर के और उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ यूज़ करके एम्पायर को एक्सटेंड किया। गंगा और अगर आपको रफली जानना है कि ये कितना बड़ा एम्पायर ये ले गए तो भरतपुर प्रेजेंटली राजस्थान में है। तो वहाँ से लेके गंगा जो हमारी उत्तर प्रदेश में बहती है वो उसकी ईस्टर्न बाउंड्री हो गई, नॉर्दर्न बाउंड्री दिल्ली हो गई और साउथ में चंबल रिवर हो गई इसकी बाउंड्री। ठीक है, बट जब सूरजमल की डेथ हुई तो उनके जो सक्सेसर्स थे वो इतने एबल नहीं थे कि वो इतने एक्सटेंडेड एम्पायर को रूल कर पाए। तो जो जाट्स का स्टेट था वो अलग अलग पार्ट्स में टूट गया एंड इट गॉट, और हर पार्ट एक ज़मींदार संभालता था और ये जो यूनिटी इनकी ब्रेक हुई, छोटे छोटे फ्रैक्शंस में ये स्प्लिट हुए, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर लिया। नेक्स्ट इज़ बंगाश पठान्स एंड रोहिलास। ठीक है, मोहम्मद खान बंगाश जो हैं वो एक अफ़गान एडवेंचरर थे। तो उन्होंने फ़ारूक सियार और जब मोहम्मद शाह का रेन चल रहा था इन मुग़ल रूलर्स का, जो कि काफ़ी वीक रूलर्स थे, उनके रेन में इन्होंने एक अपना नया स्टेट सेटअप किया विच इज़ कॉल्ड फ़र्रुखाबाद और ये कानपुर और अलीगढ़ के बीच में आता है। सिमिलरली रोहिलास जो थे, अली मोहम्मद खान इनके लीडर थे और इन्होंने रोहिल खंड करके एक नया अपना स्टेट फॉर्म किया और ये रोहिलखंड आप बोल सकते हो जो उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालयाज़ हैं और जो उत्तर प्रदेश की गंगा रिवर बहती है उसके बीच में था। तो नेचुरली बंगाश पठान्स और रोहिलास जो हैं इनका बगल बगल स्टेट था तो इनके आपस में क्लैशेस होते थे, फिर अवध के रूलर से क्लैशेस होते थे, दिल्ली के रूलर से क्लैशेस होते थे। तो इन क्लैशेस का फ़ायदा उठा के फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको सबड्यू कर दिया, बंगाश पठान्स और रोहिलास को। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, सिख्स। ठीक है, सिख्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो सिखिज़म का रिलीजन फॉलो करते हैं। अब सिखिज़म का रिलीजन किसने बनाया? सिखिज़म का रिलीजन 15th सेंचुरी के एंड तक आते आते गुरु नानक जी ने बनाया और सिखिज़म में 11 गुरुज़ माने जाते हैं। तो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक जो कि फाउंडर हैं सिखिज़म के। उसके बाद आपके जो
नेक्स्ट गुरु आते हैं इम्पॉर्टेंट, वो हैं आपके फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव, अभी आप सबको पता होगा कि जो सिख लोग हैं उनकी जो होली बुक है, जैसे मुस्लिम्स की कुरान होती है, तो उनकी जो होली बुक है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब का फर्स्ट एडिशन अगर किसी ने कंपाइल किया था वो अर्जन देव ने किया था, और उसको फर्स्ट एडिशन को उन्होंने आदि ग्रंथ बोला था। आदि बेसिकली मीन्स फर्स्ट। उसके बाद ये जो थे गुरु अर्जन देव, ये इम्प्रिजन कर लिए गए थे जहांगीर के द्वारा, और उनके द्वारा ये एग्जीक्यूट करे गए थे। तो ही वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ सिख फेथ। उसके बाद आते हैं आपके सिक्स्थ गुरु, जो इनके ही बेटे थे, गुरु अर्जन के बेटे थे, गुरु हरगोबिंद। तो गुरु हरगोबिंद बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड थे, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे कि उनके फादर की को एग्जीक्यूट किया था जहांगीर ने। तो उनके रिस्पॉन्स में उन्होंने एक मिलिट्री फोर्स, सिख्स का एक मिलिट्री फोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन गुरु हरगोबिंद ने ही स्टार्ट किया था। सो ही began the transformation of Sikhs into a fighting community. Next important गुरु जो हैं वो आपके हैं नाइन्थ गुरु, गुरु तेग बहादुर। He was the second martyr of the Sikh faith and he was executed by औरंगज़ेब। तो इसके बाद आए आपके 10th गुरु विच इज़ गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह जो थे उन्होंने ये जो फाइनल जो शुरुआत की थी गुरु हरगोबिंद ने, सिक्स्थ गुरु ने सिख को एक मिलिट्री फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो इन्होंने कंप्लीट की गुरु गोबिंद ने, 10th गुरु ने। और जो मिलिट्री फोर्स इन्होंने फॉर्म की उसका नाम था खालसा। और इन्होंने खालसा को यूज़ करके औरंगज़ेब जिसने इनके फादर को, गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया था, उनके अगेंस्ट बहुत सारी वॉर्स लड़ी। औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो बहादुर शाह आए उन्होंने उनके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी अपनाई और उनको मनसब ग्रांट किया। गुरु गोबिंद सिंह जो कि 10th गुरु थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि उनके बाद जो गुरु होंगे, जो सिख्स की होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, वो उन्होंने डिक्लेयर करी कि ये जो होली बुक है दिस विल बी द गुरु फॉर ऑल टाइम्स। तो वो हमारी 11th गुरु है, इसलिए उस बुक को गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ इटसेल्फ अ गुरु। तो 11th गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु ग्रंथ जो है वो एक इटर्नल गुरु है। मतलब गुरु गोबिंद सिंह ने बोला था कि दिस इज़ द गुरु ऑफ सिक्स फॉर ऑल टाइम्स, एंड इसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा एक ह्यूमन बीइंग से। और इसी के साथ साथ जो लास्ट ह्यूमन गुरु थे वो 10th गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह। उसके बाद ये इंस्टीट्यूशन जो था गुरुशिप का वो एंड हो गया, और खालसा की लीडरशिप उनके ही गुरु गोबिंद सिंह के डिसाइपल बंदा बहादुर ने उठाई। बंदा बहादुर के बारे में अगर आपको जानना है तो पहले आपको ये ज़रूर याद रखना है कि सिखिज़म का जो रिलीजन है, जो गुरु नानक जी ने फॉर्म किया था, वो सबसे ज़्यादा जहाँ पे अगर उसको किसी ने एक्सेप्ट किया गया, वो किया जो जाट पीजेंट्स थे और जो लोअर कास्ट थे पंजाब में, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ऑप्रेस थे बाय हायर कास्ट पीपल। तो इन लोगों ने सिखिज़म को सबसे ज़्यादा अपनाया। तो बंदा बहादुर ने इन दो ग्रुप्स का, जाट पीजेंट्स का और लोअर कास्ट इन पंजाब का सपोर्ट यूज़ किया टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द मुगल्स, बट ये फेल हो गए और फारूक सियार ने इनको कैप्चर करके इनको एग्जीक्यूट कर दिया था, इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी फेलियर का मेजर रीज़न ये था लैक ऑफ यूनिटी। जो अपर कास्ट थे पंजाब के, वो अभी भी मुगल्स के साथ साइड करते थे। उसके बाद 1715 में बंदा बहादुर की डेथ हो गई। तो उसके बाद कुछ पीरियड तक सिख्स ने इतना कुछ वो नहीं किया, रिबेल नहीं किया, रिवोल्ट नहीं किया। बट जब नादिर शाह के इन्वेजन शुरू हुआ 1739 में, जो उन्होंने इन्वेड किया था मोहम्मद शाह के रेन में दिल्ली को, और उसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली की सब्सिक्वेंट रेड्स थी दिल्ली और मथुरा तक, उस पीरियड को सिख्स ने देखा कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी जिसको यूज़ करके अगेन हम राइज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको यूज़ किया और उन्होंने
सेंचुरी ख़त्म होते यानी 1800 आते आते तक उन्होंने पंजाब और जम्मू को मुग़ल से छीन लिया, क्योंकि मुग़ल्स ऑलरेडी बहुत केओस में चल रहे थे जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता रहता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1800 तक उनसे पंजाब और जम्मू दोनों उनसे छीन लिया। अब इतने बड़े एरिया को रूल करने के लिए इन्होंने एक गवर्नेंस का सिस्टम डिसाइड किया जिसको बोलते हैं मिसल। तो मिसल ऐसे 12 मिसल थे सिक्स के जो कि गवर्न करते थे। अब ये मिसल्स में ये जो थे ग्रुप्स थे 12 ग्रुप्स, ये पहले इनमें बहुत कोऑपरेशन से गवर्नेंस होती थी, क्योंकि ये जो है ये इनिशियली बेस्ड थे एक प्रिंसिपल इक्वालिटी में कि हर मिसल का इक्वल हक है उस जगह पे और हर मिसल के मेंबर का इक्वल राइट है उस मिसल में आना ना आना और अपने चीफ को इलेक्ट करना। बट धीरे धीरे ये जो डेमोक्रेटिक और इक्वालिटी वाले प्रिंसिपल्स थे मिसल के वो ख़त्म हो गए और मिसल का डोमिनेंस शुरू हो गया बाय फ्यूडल चीफ्स और आपके जो ज़मींदार्स थे। अब आते हैं हम पंजाब अंडर रंजीत सिंह। तो जैसे हमने बात करी कि मिसल्स का डेमोक्रेटिक और इक्वालिटी वाले प्रिंसिपल्स ख़त्म होके डोमिनेंस शुरू हो गया बाय चीफ्स, जो कि जनरली ज़मींदार्स या फ्यूडल लॉर्ड्स आप बोल सकते हो वो थे। तो ऐसी एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल, उसके जो चीफ थे, जो उसके ज़मींदार चीफ थे वो थे रंजीत सिंह। तो उन्होंने क्या किया, जो पहले कॉपरेशन आप देख रहे हैं कि उसमें कॉपरेशन होता था मिसल में, उन्होंने अपने ही मिसल से लड़ाई वगैरह शुरू करी। तो रंजीत सिंह जो कि सुकर चकिया मिसल के लीडर थे, उन्होंने बाकी मिसल्स के साथ, मिसल के चीफ्स के साथ उन्होंने वॉर वेज करी और उन्होंने जो पंजाब में मिसल था उसके चीफ के साथ वॉर वेज करके पंजाब में अपना किंगडम फॉर्म कर लिया, महाराज बन गए वो, महाराजा रंजीत सिंह हो गए। उसके बाद उन्होंने लाहौर में, अमृतसर में, कश्मीर में, इन सब में अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया। तो और इनका अब आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आपने इतने अपने ब्रदर्स, अपने मिसल्स के साथ आपने इतना फ़ाइट करके अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया है, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि वो लोग भी आपसे रिवेंज या बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो उस से बचने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने एक अपनी पावरफुल आर्मी बिल्ड करी और ये जो आर्मी थी ये पूरी उन्होंने यूरोपियन लाइंस पे बिल्ड करी। और क्योंकि इन्होंने अपनों के अगेंस्ट वॉर वेज करी थी, तो ऐसा नहीं था कि इनके आर्मी में ओनली सिख्स होंगे, इनकी आर्मी में सबको एडमिट किया जाता था, गुरखास को, पठान्स को, पंजाब मुस्लिम्स को। और क्योंकि इनकी आर्मी में सेकुलरिटी का भी प्रिंसिपल काफ़ी फॉलो होता था। तो आपको ये याद रखना है कि इतने लोगों से लड़ने के बाद एक आर्मी इन्होंने बनाई, क्योंकि इनको डर था कि कहीं ना कहीं रिटेलिएशन या रिवेंज वो लेंगे। और ये जो आर्मी थी ये सेक्युलर थी और ये यूरोपियन लाइंस पे बेस्ड थी। तो इनकी ये जो आर्मी थी इसको बोला जाता है कि ये सेकंड बेस्ट थी एशिया में उस टाइम में। एशिया में बेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी और उसके बाद कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह के पास थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि महाराजा रंजीत सिंह इतना ज़्यादा उनका कंट्रोल और ये सब फैल रहा है, तो उन्होंने उनको वार्न किया कि सतलज रिवर की ईस्ट में हमारी टेरिटरीज़ हैं, वेस्ट में आपकी टेरिटरीज़ हैं। अगर आप ईस्ट में सतलज रिवर के ईस्ट में आते हो तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत ही रियलिज़म वाली डिप्लोमेसी अपनाई। एक उनको डिप्लोमेटिक रियलिज़म था, उनको रियलिटी से वो वाकिफ़ थे और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि मेरी आर्मी फ़िलहाल इवन इफ़ स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी मैच नहीं कर पाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसीलिए उन्होंने नहीं इन्वेड किया ईस्ट ऑफ द सतलज। बट एट द सेम टाइम उनको कदम उठाने चाहिए थे कि जो आपका इनकी स्ट्रेंथ है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो मैच करने के लिए आप अपनी आर्मी अपग्रेड करिए और ये सब करिए। बट इन्होंने उसमें ज़्यादा अटेंशन नहीं दी। तो जैसे ही इनकी डेथ हुई और सिविल वॉर ब्रेकआउट हुई अमंग हिज डिसेंडेंट्स, अमंग द प्रिंसेस थ्रोन पे आने के लिए, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ यूज़ करके इनको हरा दिया और पंजाब भी उनके हाथों पड़ गया।
नेक्स्ट है मराठाज़। मराठाज़ का जो बातें मैं याद रखनी है वो ये हैं कि आप देख रहे हैं जितने भी न्यू स्टेट्स बने हैं, आपका बंगाल है, हैदराबाद है, मैसूर है, कर्नाटक है, अवध है, जयपुर है, राजस्थान है, जाट्स, रोहिलास, बंगाश पठान्स, ये सब जितने भी आपके स्टेट्स बने, उनमें से अगर कोई इतना पावरफुल था कि मुगल्स के ऑल इंडिया एम्पायर के गिरने के बाद वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम बन रहा था इंडिया में, उसको वो यूज़ कर पाए, वो केवल मराठास थे, क्योंकि इन्होंने ब्रिलियंट कमांडर्स और रूलर्स, स्टेट्समैन जिनको बोलते हैं, उनको प्रोड्यूस किया। बट फिर भी ये ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ यूनिटी थी और एक लॉन्ग टर्म विजन की कमी थी अमंग द मराठा सरदार्स। और मराठा सरदार्स के बारे में एक फैक्ट हमें पता होना चाहिए, वो ये है कि जो मराठा सरदार्स थे, इनके अंडर सब एक मराठा सरदार के अंडर एक फॉलोअर्स होते थे, एक बॉडी ऑफ सोल्जर्स होते थे। और ये सोल्जर्स ना ही किंग को लॉयल होते थे, ना ही किसी और मिनिस्टर को लॉयल होते थे कि भाई आप सोचेंगे डिफेंस मिनिस्टर को लॉयल हैं या मिलिट्री कमांडर को लॉयल हैं। इनकी लॉयल्टी केवल और केवल उस मराठा सरदार से थी। अब क्या हुआ, अगर हम ऐसे एक बार रिवाइज़ कर लें तो फाउंडर थे मराठा किंगडम के छत्रपति शिवाजी, उनके बेटे 2 थे आपके संभाजी, राजाराम, और संभाजी के बेटे थे साहू जी, और राजाराम के बेटे थे, ये थोड़ा सा इस साइड आ गया है, ये एरो के नीचे आप देख सकते हैं ताराबाई के बगल में जो एरो है, शिवाजी 2, और ताराबाई इनकी मदर थी। तो बेसिकली पहले थ्रोन पे हैं छत्रपति शिवाजी, फिर उनकी डेथ के बाद उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी आए थ्रोन पे। उनकी डेथ के बाद साहू जी को थ्रोन पे आना चाहिए था, बट साहू जी को इम्प्रिजन कर लिया था औरंगज़ेब ने। तो साहू जी जब इम्प्रिजन थे तो इनके जो छत्रपति शिवाजी के सन थे, दूसरे सन जो थे, छत्रपति राजाराम ने थ्रोन संभाला। छत्रपति राजाराम की जब डेथ हुई तो 4th नंबर पे आपके शिवाजी 2 आए, और शिवाजी 2 उस टाइम पे काफ़ी यंग थे, तो उनकी जो मदर थी ताराबाई ने, उन्होंने फ़ाइट किया मुगल्स को उनके बिहाफ पे, ताकि जब वो बड़े हो जाएं तो उनको शिवाजी 2 को थ्रोन पे बिठाया जाए। अब जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो बहादुर शाह जो थे वो थोड़ी पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ लेके चल रहे थे। जैसे हमने पढ़ा कि उन्होंने गुरु गोबिंद से भी मनसब वगैरह उनको दे दिया था, वैसे ही सेम उन्होंने साहू जी को रिलीज़ कर दिया। अब जब साहू जी रिलीज़ होके आए तो एक सिविल वॉर छिड़ गई शिवाजी 2 में, जो कि ताराबाई, बेसिकली ताराबाई और साहू जी में। तो इस टाइम पे मराठा सरदार जो थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइड लेना शुरू किया, या तो वो ताराबाई के साइड हो जाते थे या फिर वो कुछ लोग हो गए साहू जी के साइड। और कुछ लोग जिनको कुछ भी समझ नहीं आया वो उस टाइम पे मुग़ल वाइसरॉय ऑफ डेक्कन जो थे, जो निज़ाम थे, उनके साथ वो करने लग गए, चीटिंग करने लग गए कि भाई इन ऐसे सिविल वॉर चल रही है तो आप कब्ज़ा कर लो और हम आपके साथ हैं और बदले में हमें पावर चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना लैक ऑफ विजन और यूनिटी है, कि पहले तो यूनाइटेड नहीं है कि किसको एक राइटफुल रूलर मान लिया जाए तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। फालतू में इन्होंने अलग अलग रूलर्स को सपोर्ट करके पहले तो आपस में वॉर लड़ी, सिविल वॉर, और उसके बाद विजन देखिए कि अगर कुछ ऐसा है भी कंटेस्ट कि भाई किसको बनाएं किसको ना बनाएं, तो इसमें एक आपको आप मुगल्स की हेल्प ले रहे हो, एक थर्ड पार्टी निज़ाम की हेल्प ले रहे हो, जो कि नेचुरली आपके मराठा एम्पायर के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो इनका एक लॉन्ग टर्म विजन का मराठा सरदार का हमेशा से ही प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करेंगे, विच इज़ बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो आपके एक बहुत एक्सीलेंट डिप्लोमैट थे। उन्होंने इतनी बढ़िया नीतियों से बहुत जो बिग मराठा सरदार थे, जिनकी बहुत अच्छी खासी सोल्जर्स की बॉडी है उनके अंडर, उनको कन्विंस किया और क्लेवर डिप्लोमेसी से उनको साहू जी की साइड पे कर लिया। तो एज अ रिज़ल्ट साहू जी आपका नेचुरली वॉर जीत गए शिवाजी 2 और ताराबाई से, और शिवाजी 2 को
जो कोल्हापुर का एरिया था वो छोटा सा एरिया उनको दे दिया गया कि आप उस पर रूल करो, और बाकी साहू जी का हो गया। अब साहू जी ने खुश होके कि भाई बालाजी विश्वनाथ के वजह से ये सब हुआ है, तो बालाजी विश्वनाथ को उन्होंने एक टाइटल दिया पेशवा का। पेशवा बेसिकली मीन्स चीफ मिनिस्टर। अब बालाजी विश्वनाथ ने जब उनको ये टाइटल मिला, जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की शुरुआत की मराठा एम्पायर में। और बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव वन जो उनके सन थे, उन्होंने धीरे धीरे ये न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से अपने हाथ में सारी पावर ले ली, और वो जो हैं असल में जो रूलर हैं वो यही दोनों बन गए। और जो आपके किंग थे साहू जी, वो एक नाम के लिए नॉमिनल रूलर रह गए। अब ऐसा क्या बालाजी विश्वनाथ ने नया सिस्टम लाया गवर्नेंस का? पहली बात है मिनिस्टर्स। उनके बाकी मिनिस्टर्स, ये तो चीफ मिनिस्टर थे, तो बालाजी विश्वनाथ ने अपने जो बाकी कलीग्स थे मिनिस्टर्स, उनको उन्होंने एक्लिप्स कर दिया। एक्लिप्स मतलब उनको पूरी तरह से शैडो में अपनी डाल दिया, और सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में ले ली। नेक्स्ट थे मराठा सरदार्स। अब क्या था इनके पास, हमने पहले भी पिछले वीडियो में पढ़ा है कि आपका चौथ टैक्स और आपका सरदेशमुखी टैक्स, तो इनको मुग़ल एरिया से, नॉन मराठा एरिया से कलेक्ट करने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने, तो बेसिकली जो आपके सरदेशमुखी और जो चौथ टैक्सेस थे उनको कलेक्ट करने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदार्स की हेल्प ली। तो शॉर्ट टर्म के लिए गेन हुआ, क्योंकि जैसे मिनिस्टर्स को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था, वैसे ही मराठा सरदार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके बालाजी विश्वनाथ के आसपास घूमने लग गए, क्योंकि उनको ये था कि अगर हम इनको प्लीज़ करेंगे तो ही हमें ये टैक्स कलेक्शन का राइट मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म में मराठास के लिए ये जो है वो बेसिकली एक लॉस था, क्योंकि जहाँ ये मराठा सरदार्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनके पास एक बॉडी ऑफ सोल्जर्स होती थी अपने पास इंडिपेंडेंट, जो कि केवल उनसे लॉयल होते थे। तो लॉन्ग टर्म में उन सोल्जर्स को यूज़ करके जहाँ ये अपना कंट्रोल बना लेते थे, बिकॉज इनके पास टैक्सेशन पावर आ जाती थी, धीरे धीरे वो वहाँ पे एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह उसको रूल करने लगते थे। और अगर जो पेशवास थे वो अपना ऑब्जेक्शन करते थे कि भाई आपको तो हमने टैक्स कलेक्शन करने भेजा था, बट वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट रूलर की तरह रूल कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये क्या करते थे, मुगल्स के साथ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये मराठा सरदार्स मिल जाते थे, ताकि पेशवा को थ्रेट रहे और वो उनको रूल करने दे। तो इधर से भी आपको यू कैन सी दैट कितना लैक ऑफ यूनिटी और लॉन्ग टर्म विजन है मराठा सरदार्स का। नेक्स्ट हम आते हैं बाजीराव वन। बाजीराव वन जो हैं उनको बोला जाता है ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी। तो शिवाजी जो हैं, जो फाउंडर थे मराठा किंगडम के, ही वॉज़ वेरी फेमस उनके गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए, जो वो हाइड एंड सीक करके जो अटैक करते थे, ही वॉज़ वेरी फेमस फॉर इट। उनके बाद अगर किसी को बोला गया है कि गुरिल्ला वॉरफेयर में किसी को महारत थी, तो वो थे बाजीराव वन। बाजीराव वन का बिगेस्ट अचीवमेंट था कि उन्होंने मराठा स्टेट को किंगडम ऑफ महाराष्ट्र से कन्वर्ट कर दिया एक एम्पायर में, जो कि नॉर्थ तक भी फैला हुआ था। उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ करके आपका नॉर्थ में मालवा, गुजरात और आपका बुंदेलखंड को कंट्रोल एनेक्स कर लिया। पोर्चुगीज़ से भी बसीन की टेरिटरी उन्होंने ले ली, और निज़ाम जो थे हैदराबाद के, जो इनके कंटेम्प्रेरी थे बाजीराव वन के, निज़ामुल मुल्क, जिन्होंने फाउंड किया था हैदराबाद, उनसे भी सरदेशमुखी और चौथ के राइट्स उन्होंने छीन लिए। बस एक प्रॉब्लम थी कि उन्होंने स्टेट ऑफ किंगडम ऑफ महाराष्ट्र से एक एम्पायर में तो कन्वर्ट कर दिया था, बट उन्होंने अटेंशन नहीं दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा इस एरिया का। बेसिकली उन्होंने बस कॉन्क्वेस्ट और ऑक्यूपेशन पे ध्यान दिया था। देन ही डाइड इन 1740 एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहेब भी बोला जाता है। अब जैसे ये जब ये पेशवा के थ्रोन पे आए, तो किंग साहू जो हैं उनकी डेथ हो गई, और किंग साहू ने अपने विल में लिखा कि ही वांट्स टू लीव द अफेयर्स ऑफ द मराठा किंगडम इन द हैंड्स ऑफ द पेशवास। तो अब तक पेशवास जो हैं वो एक
रियल रूलर तो थे बट एक वर्चुअल, एक नॉमिनल नाम के लिए किंग बैठता था। अब बालाजी बाजीराव के टाइम से, नाना साहिब के टाइम से ऐसा हो गया कि अब जो पेशवाज हैं वो रियल रूलर हो गए एम्पायर के। तो बालाजी बाजीराव ने भी अपने फादर बाजीराव वन की पॉलिसीज़ कंटिन्यू करी, जिससे उन्होंने फॉरवर्ड अपना अनेक्सेशन पॉलिसीज़ कंटिन्यू करी। उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को, बंगाल को से लड़ाई करके उड़ीसा लिया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद की एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ उनकी टेरिटरी छीन लिया। दिल्ली में इन्होंने एक वीक वज़ीर को बिठाया, मुग़ल एम्परर का वज़ीर बना के। हिज नेम वॉज इमाद उल मुल्क, क्योंकि इनको उसकी हेल्प करने से इनको ये फ़ायदा था कि वो वीक है तो काइंड ऑफ ये इनका पपेट है, और अगर वज़ीर इनका पपेट है मुग़ल एम्पायर का तो बहुत हद तक किंग भी, जो मुग़ल एम्परर है, वो भी इनका पपेट है। ऐसे ही पंजाब में जो अहमद शाह अब्दाली है, जो कि नादिर शाह का कमांडर था, उसने, उनके जो एजेंट था, अहमद शाह अब्दाली के एजेंट को पंजाब से मराठाज़ ने एक्सपेल किया। इसकी वजह से उन्होंने इनवाइट कर लिया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाज़ में हुई। अब ये जब उनको थ्रेट का एहसास हुआ बालाजी बाजीराव को, तो उन्होंने अपील करी नॉर्थ के रूलर्स से हेल्प के लिए, बट क्योंकि बाजीराव वन और बालाजी बाजीराव की इतनी अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से कोई भी रूलर आगे नहीं आया, एंड दे लॉस्ट, बहुत बुरी तरह हारे मराठाज इस बैटल में। एंड बालाजी बाजीराव के जो सन थे विश्वास राव, उनकी डेथ हुई। बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे, उनके कज़न सदाशिव भाऊ की डेथ हुई। एंड इट इज़ सेड कि अराउंड 30,000 सोल्जर्स इस वॉर में पेरिश हुए। तो क्या हुआ, अगर आप जिस्ट में जानेंगे कि इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के क्या क्या आउटकम्स थे। पहली बात थी, जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज चल रही थी बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव वन के अंडर मराठा एम्पायर की, उसको एक बहुत तगड़ा झटका मिला था। दूसरा ये हुआ था कि इस लड़ाई में जो कि सबसे ज़्यादा एबल इनके कमांडर्स और वॉरियर्स थे, उस बैटल में ये मर गए। और अफ़गान्स जो हैं, उन्होंने पंजाब को होल्ड नहीं कर पाए वो ज़्यादा टाइम तक, तो इसका फ़ायदा इवेंचुअली ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, जिन्होंने उस पर राज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे पंजाब का जो पोर्शन है वो इनके हाथ पड़ गया। अभी एक जिस्ट में जानने के लिए ये वाला आपको बहुत काम आएगा, फैमिली ट्री। तो बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट पेशवा थे साहू जी के अंडर। उनके 2 बेटे थे, एक थे बाजीराव वन और एक थे आपके चिम्माजी अप्पा। बाजीराव वन के पहले बेटे थे बालाजी बाजीराव या नाना साहिब, और दूसरे बेटे थे रघुनाथ राव, और चिम्माजी अप्पा के बेटे थे सदाशिव भाऊ। तो बेसिकली क्या हुआ, बालाजी विश्वनाथ आए, उसके बाद उनके बड़े बेटे आए पेशवा बन के बाजीराव वन, इसके बाद इनके बड़े बेटे आए पेशवा बन के बालाजी बाजीराव या नाना साहिब। और इनके ही रेन में, नाना साहिब के रेन में बैटल ऑफ पानीपत हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इनके बड़े बेटे विश्वास राव की डेथ हो गई। और ये जो इनके कज़न थे नाना साहिब के, सदाशिव भाव, उनकी भी डेथ हो गई। अब इसके बाद क्योंकि विश्वास राव की डेथ हो गई, और इस बैटल के रिज़ल्ट के बाद, वैसे इस बैटल के रिज़ल्ट के बाद नाना साहिब की भी डेथ हो गई थी, बिकॉज ही वॉज नॉट कीपिंग वेल, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और जब उन्होंने सुना कि मेरे कज़न और मेरे बेटे की डेथ हो गई, तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई एंड ही डाइड। तो अब विश्वास राव, इनके नाना साहिब के बड़े बेटे की डेथ हुई। उसके बाद आए माधव राव। माधव राव ने कुछ 11 साल के लिए रूल किया, और इनके रूल जो था वो काफ़ी अच्छा रूल था। और माधव राव के रूल में उन्होंने जितनी भी ये जो बैटल ऑफ पानीपत की वजह से जो भी टेरिटरीज लॉस्ट हुई थी, काफ़ी इन्होंने रीगेन कर ली। बट माधव राव की भी डेथ हो गई 11 साल के बाद ही, डेथ बाय कंजम्पशन। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत खा पी के डेथ हो गई। डेथ बाय कंजम्पशन बेसिकली मीन्स कि ट्यूबरकुलोसिस से उनकी डेथ हो गई। इसके बाद थ्रोन पे आए
नारायण राव। अब नारायण राव और रघुनाथ राव जो कि नारायण राव के फादर के भाई थे, उनमें एक क्लैश शुरू हो गया, सिविल वॉर शुरू हो गई। रघुनाथ राव, जबकि उनका क्लेम बहुत वीक था क्योंकि आइडियली नारायण राव को ही बनना चाहिए, इनमें एक सिविल वॉर शुरू हो गई। इस सिविल वॉर में नारायण राव की डेथ हो गई। तो इसके बाद जो इनके छोटे बेटे थे नारायण राव के, सवाई माधव राव, उनको नाना साहेब जो थे उन्होंने जो नाना फडणीस थे उन्होंने उनके क्लेम को आगे ले जाने में मदद करी कि यही राइटफुल रूलर है और रघुनाथ राव का टर्न नहीं है, बट फिर भी उन्होंने इन नारायण राव को मारा है। तो और रघुनाथ राव बिना बैकिंग के तो कर नहीं सकते इतना सब कुछ, उनकी बैकिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेसिकली अब शुरू हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो सीधा वॉर था, डायरेक्ट था। बैटल ऑफ पानीपत के बाद तो उन्होंने इनडायरेक्टली कुछ कुछ टेरिटरीज ले ली जब अफगान्स नहीं रूल कर पाए। ये डायरेक्ट वॉर था। फर्स्ट वॉर हुआ था आपका 1782 में, एंग्लो मराठा वॉर। तो उसमें ये हुआ था कि आपके जो नारायण राव हैं, नारायण राव नहीं, रघुनाथ राव, उनको पेंशन ऑफ कर दिया गया और जीत हुई सवाई माधव राव सपोर्टेड बाय नाना फडणीस। तो यही आप देख सकते हैं कि माधव राव 11 इयर्स की रेन थी और उन्होंने ही डाइड ऑफ कंजम्पशन टीबी, जैसा मैंने आपको बताया। और माधव राव के रेन में उन्होंने, जैसे हमने बताया कि 11 इयर्स में उन्होंने जो भी बैटल ऑफ पानीपत में लॉसेस हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिकवर कर लिए। और मुग़ल जो एम्परर थे शाह आलम II, जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको थ्रोन से हटा दिया था, माधव राव की हेल्प से वो फिर से अपने थ्रोन पे आए थे। अब आपको ये याद रखना है कि जैसे हम कहते हैं कि दो की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फ़ायदा होता है, तो सवाई माधव राव और जब रघुनाथ राव के बीच में ये सिविल वॉर चल रही थी, तो इसके दौरान जो मराठा सरदार्स थे उन्होंने अपने सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म कर लिए, सच एज जो सिंधियाज थे उन्होंने ग्वालियर मध्य प्रदेश में फॉर्म किया, जो आपके भोसलेस थे उन्होंने नागपुर महाराष्ट्र में फॉर्म किया। तो इससे आप फिर से देख सकते हैं लैक ऑफ यूनिटी। तो बेसिकली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पे आते हैं हम। तो इसमें इसके एंड में ट्रीटी ऑफ सैलाबाई साइन हुई। सैलाबाई जो है वो एक जगह है ग्वालियर में। तो ग्वालियर से आपको अभी मैंने बताया कि सिंधिया मराठा सरदार जो थे वो उन्होंने अपना सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म कर लिया था वहाँ इस केओस में, इन दो सिविल वॉर्स में। तो उन्होंने हेल्प किया था ये ट्रीटी को फॉर्म होने में। तो अब इस ट्रीटी के टर्म्स क्या थे? पहली बात, जो आपके सवाई माधव राव हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको रिकॉग्नाइज़ किया एज द राइटफुल रूलर और रघुनाथ राव को पेंशन ऑफ कर दिया गया। उसके बाद जो आपके ये सिंधिया चीफ थे, क्योंकि उन्होंने ये ट्रीटी फॉर्म करने में हेल्प करी थी जिससे ये लड़ाई ख़त्म हो पाई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको भी वेस्ट ऑफ द यमुना वाले एरियाज़ दे दिए कि ठीक है, आप चाहते हो तो आप इस पर अपना कंट्रोल रख सकते हो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी तो केवल सब कुछ दिया है, कुछ लेगी भी। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमांड किया कि जो मैसूर के हैदर अली हैं उनके अगेंस्ट आप हमें हेल्प करोगे। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैसूर वॉर्स में जो हैदर अली की डेथ हुई, मराठा सपोर्ट का बहुत बड़ा रीज़न था उसमें। और दूसरा, उन्होंने बसीन की और सैलिसिड की टेरिटरीज़ जो हैं वो पोर्चुगीज़ से ले ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ट्रीटी ऑफ सैलबाई के वजह से कुछ पीस इंश्योर हुआ काफ़ी सालों तक। बट जब सवाई माधव राव की डेथ हुई तो उसके बाद जो रघुनाथ राव हैं, जिनको पेंशन किया गया था, जो सवाई माधव राव के अगेंस्ट थे, उनके बेटे बाजीराव II के हाथ में थ्रोन आया एंड ही वॉज अ वर्थलेस रूलर। ज़्यादा ये बिल्कुल भी एबल नहीं थे। तो इसका फ़ायदा उठा के जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि नाउ एक वीक रूलर इज सिटिंग ऑन द मराठा थ्रोन। अभी हम ये जो मराठा हमें चैलेंज करते हैं हमारी सुप्रीमेसी को, उसको एकदम ख़त्म कर देते हैं। तो इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे वीक कड़ी पकड़ी जो कि थे मराठा सरदार। इन्होंने उनको 2 वॉरिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में एक ग्रुप की वजह से दूसरे को हरा दिया और थर्ड में
जिसके साथ पहले साठगांठ बनाई थी उसको हरा दिया। तो फाइनली मराठास का जो किंगडम था उसमें पेशवास को पेंशन ऑफ कर दिया गया और पेशवास की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद आपके जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे भोसलेज और ये सब भोसलेज और सिंधियाज, इनको कंटिन्यू करने दिया बट ऑन अ कंडीशन कि ये सब्सिडरी हो गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनके ओवरलॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। तो बेसिकली क्या लूप होल्स थे मराठास के जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज़ करे। पहला लूप होल ये था कि मराठा सरदार्स भी जो लेट मुग़ल नोबल्स थे वैसे ही थे कि जहाँ इनको मौका मिलता था सबसे पहले ये अपना इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी एक्सर्ट करते थे और लॉयल्टी नहीं दिखाते थे जिस एम्पायर के वो पार्ट हैं। दूसरा यही था कि मराठास भी एक रेंट एक्सट्रैक्टिंग स्टेट्स थे, इन्होंने इकोनॉमी में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाए, रेवेन्यू सिस्टम मुगल्स का ही फॉलो कर रहे थे, कोई साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं लाए इंडस्ट्री में। वो सक्सेसफुल तो हो गए मराठास मुगल्स को डिस्ट्रॉय करने में, बट वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं ला पाए जो उसकी प्लेस ले सकता है। इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको उनकी पावर को डिमोलिश कर लिया। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, हमने सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं। अब एक और वीडियो में चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर इफ़ यू थिंक कि सम चेंजेस कैन बी मेड तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। इट विल रियली हेल्प मी इम्प्रूव द वीडियो क्वालिटी एंड थैंक यू।